हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का कतई जहर प्रश्न लेकर आया हूं। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो इसका पहला वीडियो कल अपलोड किया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक की चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसको पूरे विस्तार से बताया जाएगा और पूरे विस्तार से समझाया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो कहेंगे बिहार तथा बंगाल के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। विशेषकर बिहार के चंपारण जिले में नीलहे गोरे द्वारा किसानों पर तिनकटिया प्रथा लाद दी गई थी, जिसमें किसानों को अपने भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इस खेती से भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। इसके निवारण हेतु राजकुमार शुक्ला के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया गया। तब जाकर महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। यानी कहीं ना कहीं जो बिहार में चंपारण जिला है, वहाँ पे किसान की जो स्थिति थी बहुत ही जर्जर हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा तिनकटिया प्रथा यानी तिनकटिया व्यवस्था लाद दी गई थी। तिनकटिया व्यवस्था में यानी खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। वह 3 कट्ठा जो नील की खेती करते थे, वह खेत हमेशा के लिए बंजर हो जाता था। वह खेत की उर्वरक क्षमताएँ कम हो जाती थी। यानी प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रक्रियाएँ चलती जा रही थी, जिसके कारण किसान की स्थिति खराब हो गया था। और जो जमींदार लोग थे, जमींदार को तय करना होता था कि किसान किस पे खेती करेंगे। उनके कहने के मुताबिक किसानों को चलना पड़ता था। जबकि नील की दाम भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान ही कहीं ना कहीं जमींदार ही तय करते थे कि नील का रुपये का है, कितना रुपये का नहीं है। या नील की जो फैक्ट्रियाँ थी, लगभग बिहार में 72 फैक्ट्रियाँ चल रही थी। उस समय प्रति 19 रुपये नील की मतलब बिक्री करना था, जबकि अंग्रेजी सरकार जो थी बहुत ही सस्ता रेट लगाया था, जिसकी वजह से किसान की जो स्थिति थी बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। कोई भी किसान इससे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि नील जो होता है कहीं ना कहीं खाने लायक नील नहीं होता है। जीवन को चलाने की शैली नहीं मानी जाती है। इसको व्यापार आप कर सकते हैं। जीवन को चलाने के लिए गेहूँ अनाज को बोना चाहिए। गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, मूंग हो गया, ऐसा मतलब बोएंगे आपको जीवन का यापन होगा। जबकि नील बोने से आप खा नहीं सकते उसको। इस कारण कहीं ना कहीं पूरे किसान दुख के साथ ये खेती करता था। कोई किसान इससे खुश नहीं था। तब जाकर किसानों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 1908 में कुछ वहाँ पे सुधार लाया। उसमें जो तिनकटिया प्रथा था उसमें कुछ सुधार किया, लेकिन इस सुधार से किसी भी किसान की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जिस तरह पहले था उस तरह वैसा ही था। इस तरह स्थिति बिगड़ती गई। तब जाकर बिहार की जो चंपारण जिला था, वहाँ की बहुत, जिसको वहाँ चंपारण के मर्द कहे जाते हैं, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वह व्यक्ति ने मोतीलाल नेहरू के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, बाल गंगाधर तिलक के पास, लाला लाजपत राय के पास, कई लोगों के पास गए। कोई भी व्यक्ति इस घटना को लेकर, बिहार के चंपारण मुद्दा को लेकर आने वाला नहीं थे, क्योंकि सब लोग देश की आज़ादी को लेकर उसमें बिजी थे। तब जाकर महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला ने, जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें महात्मा गांधी से मुलाकात किया और कहा कि चलिए बिहार के चंपारण जिला में, अर्थात बिहार के किसानों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो जाएगी, वो मर जाएंगे लोग। तब कहीं ना कहीं यह जो मुद्दा था ये महात्मा गांधी के लिए मुद्दा था, और किसानों की मुद्दा जैसे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। कहे कि महात्मा गांधी इस मुद्दा के लिए मैं ही जन्म लिया हूँ, मैं इस मुद्दा का पूरे विस्तार से डील करूँगा। तब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला में आते हैं। जैसे आते तैसे ये बात अंग्रेज सरकार को पता लगती है कि महात्मा गांधी बिहार के चंपारण जिला में आ गए हैं। तब अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कहती है आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। मतलब वहाँ के जो जिला अधिकारी होते हैं वो अनुमति देते हैं कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए, चंपारण छोड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी चंपारण छोड़ने के लिए कतई स्वीकार नहीं करते। कहा कि जी नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, जब तक यह समस्या के हल नहीं होती है तब तक मैं चंपारण छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब जाकर अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार भी किया था। कितने प्रकार के मुकदमा पर मुकदमा चलाया गया, तब भी सरकार छोड़ने की तैयार नहीं थी। इस तरह स्थिति बनती जा रही थी। तब जाकर लास्ट में अंग्रेजी सरकार को इनके आगे झुकना पड़ा। तब जाकर इसकी जांच के लिए एग्रियन
चंपारण एग्रीयन कमेटी का गठन किया गया, जिसकी सदस्य महात्मा गांधी खुद हुए। तब जा किसान की स्थिति की जांची गई। यह आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का जीवन का पहला भारत में सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। पूरे भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण जिला में किए थे और इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत की चर्चा की जाएगी तो बिहार के चंपारण जिला, और इसके बताया जाए तो और विस्तार से हम बता सकते हैं, लेकिन समय इसमें बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन की अधिक सख्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र का नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसे ही मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो मेरठ षड्यंत्र केस था, इसमें जो जितने भी वामपंथी नेताएं थे, जितने मजदूर के मजदूर को सहयोग कर रहे थे, वह मजदूर को सहयोग करने के उपरांत अंग्रेजी सरकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के नेता लोग हैं, यहाँ के जो वामपंथी नेता लोग हैं, ये मजदूर को सहयोग करेंगे तो मजदूर मेरे अधीन मेरे कब्जे में नहीं रह पाएगा, मेरा बात नहीं मानेगा। जिसके कारण अंग्रेजी सरकार ने जो नेता उस मजदूर, उस किसान का सहयोग कर रहा था, पूरे को पकड़ लिया और पूरे को पकड़कर जेल में डाल दिया। इस जेल में डालकर और देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया उस पर। कहा कि यह जितने भी वामपंथी नेता थे, इस सब देश के प्रति विद्रोह कर रहे थे, देश को द्रोह कर रहे थे, देश को नियम कानून को तोड़ रहे थे। इस प्रकार केस को कर उन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस का नाम रख दिया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। यह केस मार्च 1929 में रखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जतरा भगत से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे सन 1914 से 20 तक खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उराओं के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का नेता जतरा भगत था, जिसने इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया था। यानी जो यहाँ के नेता साहब थे, जो खोंड विद्रोह 1914 में उड़ीसा में हुआ था, तो वह विद्रोह 1914 से लेकर 20 तक चला था। देखा जाए तो 6 वर्षों तक चला था। इसमें जो वहाँ के नेता थे, कौन थे? तो जतरा भगत थे। बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे थे, गरीब के प्रति बहुत उत्तरदायी थे। इन्होंने इस विद्रोह को लेकर अपना दबदबा बढ़ाया, अपना वर्चस्व बढ़ाया। तो अंग्रेजी सरकार को थोड़ा खराब लगा। तब उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो मेरा सरकार की स्थिति खराब हो जाएगी। तब जाकर जतरा भगत ने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं यहाँ से हार मानने वाला नहीं हूँ, यह आंदोलन चालू ही रहेगा। जतरा भगत का उद्देश्य यही था कि वहाँ पे शिक्षा और शैक्षणिक सुधार पर विशेष प्रकार की बल दिया जाए, ताकि वहाँ के लोग अपने जीवन को यापन आसानी से कर सके। शिक्षा एक जीवन जीने का शैली भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? तो कहेंगे जिसको AITUC भी कहा जाता है, CR दास के सुझाव पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और कांग्रेस के द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए, इनकी मांगे का समर्थन किया जाए। इस पार्टी का यही उद्देश्य था। जो कांग्रेस पार्टी थी, यानी CR दास यानी चित्तरंजन दास, इसका पूरा नाम क्या था? चित्तरंजन दास के नेतृत्व में या चित्तरंजन दास के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी की स्थापना करने के लिए मांग की, और पार्टी था AITUC। इस पार्टी की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में की जाती है। तब जाकर जैसे ही इस पार्टी की स्थापना की जाती है, तो इस पार्टी में कहा गया सब किसान, सब मजदूर राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर उसमें चट बढ़ कर भाग ले और अपने देश को आज़ादी दिलाए, अपने देश को विकास कराए। इस पार्टी का यही उद्देश्य था। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब लघुतरी क्वेश्चन का वीडियो आज शाम को डाल दी जाएगी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।